Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की भारांकित औसत लागत। इससे पहले हमने इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी स्रोतों की कैसे ज्ञात करते हैं इसके मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हमारी दीर्घकालीन पूंजी के मेनली 4 स्रोत होते हैं। केई हमने कैलकुलेट करना सीखा, केपी, केआर और केडी। अब हमें जो कंपनी में जो सभी पूंजी स्रोत है इन सभी की एक औसत लागत ज्ञात करनी होती है, वह कहलाती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो सभी दीर्घकालीन पूंजी स्रोत हैं, दीर्घकालीन स्रोतों अर्थात ऋण पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, समता अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जनों की विशिष्ट पूंजी लागत ज्ञात करने के बाद अगला कदम क्या होता है, संस्था की संपूर्ण पूंजी की लागत को ज्ञात करना। उसे हम क्या कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो पूंजी की भारित औसत लागत या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों से क्या आशय हुआ, वही आपका समता पूंजी, अधिमानंश पूंजी, ऋण पूंजी की कुल पूंजी संरचना में उनके अनुपातानुसार भारांकित लागतों की औसत होती है। पूंजी की भारित औसत लागत पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों की संस्था की कुल पूंजी संरचना में उनके अनुपातानुसार भारांकित लागतों की औसत होगी। हम क्या करते हैं, जितनी भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उनको एक वेटेज दिया जाता है कि उनकी जो संस्था में उनका क्या वेट है। फिर उसकी हम जैसे हम अभी प्रैक्टिकल कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उनके अनुपातानुसार भारांकित लागतों का औसत होती है। इसे पूंजी की मिश्रित लागत, पूंजी की समग्र लागत, पूंजी की औसत लागत आदि के नामों से जाना जाता है। अब आपके मेथड है पूंजी की भारांकित औसत लागत ज्ञात करने की विधि। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पूंजी साधनों के लिए प्रयुक्त भारों की गणना। यानी आप जैसे कंपनी में चारों तरह की पूंजी लगी हुई है, अधिमानंश पूंजी भी है, समतांश पूंजी भी है और ऋण पूंजी भी है। तो जो ये हमारे चार हैं, केई, केडी, केआर और केपी, तो इनको वेट देना होता है। तो हम जैसे कि माना कि टोटल व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में कुल 10 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है माना कि, तो उस 10 लाख में से आपको वेट देना होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। उस 10 लाख आपकी टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल में से इक्विटी शेयर का कितना हिस्सा है, प्रेफरेंस शेयर का कितना हिस्सा है, डेब्ट कैपिटल कितनी है, रिटेन अर्निंग्स कितनी है। उसके आधार पर हम क्या देते हैं, उन्हें एक वेटेज देते हैं। तो वेटेज देने के भी 2 आधार होते हैं, एक होता है पुस्तक मूल्य भार और एक होता है बाजार मूल्य भार की बुक वैल्यू। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो बुक वैल्यू का है। माना कि हमने किसी व्यवसाय में 10 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है और ये पूंजी इन चारों में बटी हुई है। तो उस आधार पर हम जो पुस्तक मूल्य दिया हुआ होता है, जो हम हमारी बुक्स में एंट्री करते हैं, उसके आधार पर हम भार प्रदान करते हैं। सेकेंड होता है बाजार मूल्य भार, यानी जो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर है या जो ऋण पूंजी है, की मार्केट वैल्यू कितनी है। क्योंकि पुस्तक मूल्य अलग होगा जिस पर हम जारी करते हैं और उनका बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है या कम भी हो सकता है जो बाजार मूल्य है। तो एक हम बाजार मूल्य के आधार पर भार प्रदान करें या पुस्तक मूल्य के आधार पर भार प्रदान करें। सामान्यतः जो भार प्रदान किए जाते हैं वो पुस्तक मूल्य के आधार पर ही किए जाते हैं, क्योंकि किंतु बाजार मूल्यों में निरंतर उच्चावचन, क्योंकि जो बाजार मूल्य हैं वो निरंतर क्या होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, इसके लिए इनके भारों का प्रयोग नहीं किया जाता। वास्तव में पुस्तक मूल्य के आधार पर ही भार अधिक प्रयोग किए जाते हैं। अब आती है कि जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उनको हम अगर, या जो समता अंश है, तो बाजार मूल्य भार के आधार पर भी हम ज्ञात करते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाजार विशेषकर किंतु प्रतिधारित अर्जनों का बाजार मूल्य हम अप्रत्यक्ष रूप से जो गिटमैन द्वारा बताई गई विधि से ज्ञात किया जाता है। उसके अनुसार पूंजी के विशिष्ट स्रोतों की लागत ज्ञात करने के लिए प्रतिधारित अर्जनों को समता पूंजी ही माना जाता है। यानी जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उसका जो मार्केट रेट से, बाजार मूल्य से जो उसका टोटल वेट होता है, उसी को हम 2 भागों में
जो हमारा पुस्तक मूल्य का भार है उसी के आधार पर हम उसे 2 भागों में बांट देते हैं। तो एक आपका जो उस भार के अनुसार पुस्तक मूल्य के अनुसार समता अंश पूंजी का हो जाएगा और दूसरा किसका हो जाएगा आपका रिटेन्ड अर्निंग्स का। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल, तो ये जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी की पूंजी संरचना में 10 रुपये के 40,000 समता अंश, ये हमारी बुक्स में है, तथा 1 लाख रुपए की प्रतिधारित अर्जने हैं और कंपनी के अंश का बाजार मूल्य, यानी बुक्स में आपके 10 रुपीज़ है, 40,000 के समता अंश हैं, 40,000 समता, 40,000 के नहीं, 10 रुपये के 40,000 तथा 1 लाख रुपए, ये तो आपको रेट में रुपीज़ में दी हुई है, ये नंबर्स हैं, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा तो 4 लाख रुपए की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई और 1 लाख रुपए की आपकी हो गई रिटेन अर्निंग्स। टोटल कितनी हो गई 5 लाख रुपीज़। अब कंपनी के अंश का बाजार मूल्य कितना हो जाता है 18, तो आपकी जो बुक वैल्यू है वो तो 5 लाख है और अब इसको हम अगर 40,000 इंटू 18 करें तो आपका टोटल आता है 7,20,000। अब ये जो 7,20,000 है ये दोनों में बटेगा, तो अब ये देखिए 7,20,000 टोटल हमारा 5 लाख था, 5 लाख में से 4 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल था, तो 7,20,000 में से कितना होगा जो हम प्रोपोर्शनेट करते हैं उस हिसाब से, वैसे ही 5 लाख में से इसका पार्ट था 1 लाख, तो 7,20,000 में से कितना होगा, तो ये जो 7,20,000 है इन्हें हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा और ये हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स का हिस्सा। इसे गिटमैन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट फिर आपको सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, वेट असाइन कर देते हैं, उसके बाद प्रत्येक साधन की पृथक पूंजी लागत ज्ञात करना, जो अभी हमने इंडिविजुअल फार्मूलाज देखे थे जिसमें इंडिविजुअल फार्मूलाज का दिन की के कैसे कैलकुलेट होती है, KR KD, तो आपको इंडिविजुअली सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है आफ्टर टैक्स, कर पश्चात। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होगी वो क्या होगी, कर पश्चात लागत आपको ज्ञात करनी है। हम जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालते हैं वो बिफोर टैक्स होती है, तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, आफ्टर टैक्स में। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं गिवन है तो हमें इंडिविजुअली जितने भी पूंजी के स्रोत दिए हुए हैं उनकी हमें सर्वप्रथम क्या ज्ञात करनी होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर उनको अब आपने वेट दे दिया और उसके बाद जो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई उनको आप मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो ये इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है पुस्तक मूल्य भार का, राजस्थान बिवरेज लिमिटेड के पूंजी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है। आपको सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपको सारे सोर्सेज गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ये इनकी अमाउंट दी गई है और ये देखिए आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली कैलकुलेट करके दी हुई है। अगर नहीं दी हुई होती है तो हम इंडिविजुअल की जो फॉर्मूलाज हमने अध्ययन किए थे, पढ़े थे, उसके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप पूंजी की भारी, तो सबसे पहला आपने यहाँ ये इसी तरह आपको टेबल बनानी है, सोर्स लिख दिए, इनकी अमाउंट लिख दी। अब इसकी आप टोटल अमाउंट देखिए 3, 4, 2, आप ये देखो इन्होंने क्या करा, या तो तो उस हिसाब से फिर हमें इनको वेट देना होता है कि उसमें से इनका हिस्सा कितना है। तो 5 और 5 10 अगर हम इसकी टोटल करें 3, 4, तो उस आधार पर इन्होंने वेट कैसे दिया, इसको देखो 0.35, 0.20, 0.15, 0.30 आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो और फिर डिवाइडेड बाय, ये डायरेक्ट आ गई, वेट मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर टैक्स कॉस्ट किया तो आपके डायरेक्ट क्या कैलकुलेट हो गई, वेटेड कॉस्ट। अब इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, जब हम वेट असाइन नहीं करते हैं तो डायरेक्ट अमाउंट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर कॉस्ट से। ये देखिए ये मेथड जनरली हम इजी रहता है तो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वेट असाइन करने में प्रॉब्लम आती है कितनी बार, जैसे यहाँ तो टोटल 10 लाख है तो आपने इजीली वेट असाइन कर लिया था 0.35, 0.20, अगर वेट है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अमाउंट को जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाती है, डिवाइडेड बाय आप अमाउंट कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है। ये देखिए 1,08,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, आंसर 10.85 और यहाँ भी आप आंसर देखिए 10. तो वेट अगर इजीली असाइन हो जाए तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अमाउंट को आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए
ऐड करिए, जो टोटल है डिवाइडेड बाय अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको इस क्वेश्चन में भी गिवन है, पर आपको अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, आपको बाजार मूल्य भार पर कैलकुलेट करना है। तो हमें सोर्स ऑफ फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, रिटेन और डिबेंचर दिए हुए हैं। आफ्टर टैक्स कॉस्ट दी हुई है, तो ये पॉइंट्स में 0.08, 0.11 इस तरह से 0.048 हो जाएगा। अब बाजार मूल्य, वर्तमान में ऋण पत्र 94% पर, तो जो हमारी डेप्ट कैपिटल है 7,50,000, इसको हम जो अमाउंट लेंगे वो कितना लेंगे, ओनली 94%, क्योंकि हमें किस पर लेना है, बाजार मूल्य पर। अधिमान अंश मूल्य, अधिमान अंश को हमें सममूल्य पर लेना है, और समता अंश 13.5 रुपये प्रति अंश पर बिक रहा है। तो अभी समता अंश हमारे कितने हैं, 1 लाख समता अंश, 1 लाख इंटू 13.5 करा तो 13.5 लाख हो गए। अब यहाँ रिटेन अर्निंग कितनी है, 5 लाख रुपए, यानी यहाँ अगर मैं अमाउंट देखूँ तो 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख रुपए आ रहा है। 15 लाख में से 10 लाख इक्विटी है और 5 लाख आपका रिटेन अर्निंग से। तो अभी हमने जस्ट अभी ऊपर देखा था ना कि किस तरह से हम बाजार मूल्य भार कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये 13,50,000 है, इसी में ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। ये भी हम देखते हैं, देखिए किस तरह से कैलकुलेशन होगी। ये रहा, ये 13,50,000 आ गए आपके। अब 13 लाख, ये आप ये जैसे 2/3 और 1/3 है, तो ये 2/3 का क्या मतलब हुआ, वो ही 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, और यहाँ 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो वो 1/3 हो गया। चीज़ वही है, जब भी हम, तो ये देखिए ना आपका 10 लाख था, 10 लाख डिवाइडेड बाय आपको करना है एक जगह तो 15 लाख, और एक जगह आपको करना है, तो ये वही हो गया ना 2/3। 5 से करेंगे तो ये 2/3 हो गया, और ये आपका 1/3 आ गया। बात वही, तो ये 9 लाख और ये 4.5 लाख। पहले इनका जो बुक वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, और अब आपने इनको मार्केट वैल्यू के आधार पर किया है, तो ये इस तरह से कम हो गया है। प्रेफरेंस शेयर समूल्य पर ही है, इसका 94% कर दिया, तो ये यहाँ पे आपके अमाउंट चेंज हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल का 9 लाख, रिटेन अर्निंग्स का 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर का एज इट इज़ रहेगा, और डिबेंचर्स का आफ्टर टैक्स कॉस्ट इनकी दे ही रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ जो मार्केट बाजार मूल्य दे रखे हैं उसे, उसके आधार पर ये वेट मार्केट वैल्यू, जो आपकी पूंजी की लागत की जो मार्केट वैल्यू है, पूंजी की जो मार्केट वैल्यू है वो डिसाइड कर। आपको दिया हुआ है कि भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल समूल्य पर ले लीजिए, ऋण पत्र आपको 94% पे लेने हैं, और मेन होता है इक्विटी और रिटेन का। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल का बाजार मूल्य होता है, उसी में हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्विटी और रिटेन को प्रोपोर्शनेट, जो पहले प्रोपोर्शन बुक वैल्यू का था उसी प्रोपोर्शन में हम बाजार मूल्य को बांट देते हैं। तो इसी तरह का आपको एक और क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके नहीं दी हुई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमें कैलकुलेट करनी रहेगी। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखी है, मार्केट प्राइस पर शेयर 60 एंड अर्निंग दे रखी है, एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। तो आपको कुछ याद आ रहा है केई कैसे कैलकुलेट करते हैं? केई का क्या फॉर्मूला था? अर्निंग यील्ड मेथड से होगी, ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस जी। तो इस मेथड से तो आपके ही कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, देखो बिफोर टैक्स 12% दे रखी है, तो हम इसको आफ्टर टैक्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, के डी जो आपने बिफोर टैक्स कैलकुलेट करी है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स की रेट दे रखी है 40%। यूज मार्केट वैल्यूज वेट्स एंड शो योर वर्किंग्स। तो आपने ये देखिए सबसे पहले के ई कैलकुलेट कर रखा है, ईपी प्लस जी, इन्होंने इंटू 100 भी होगा ये, तो 6 डिवाइड बाय 60 ये इस तरह से, तो ये इंटू 100 यहाँ नहीं करा, तो ये यहाँ इन्होंने बाद में 15% कर दिया। कॉस्ट ऑफ रिजर्व के आर और के ई दोनों बराबर होंगे यूजिंग एक्सटर्नल यील्ड, क्योंकि यहाँ पे हमको पर्सनल टैक्स रेट नहीं, ये कॉर्पोरेट टैक्स की रेट है 40%, जो ये यहाँ काम आएगी आपके। उसमें जो हम माइनस करते हैं वो आपको, जो मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स का चैप्टर रिटेन्ड अर्निंग्स का पढ़ाया था, रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यदि हमें पर्सनल टैक्स रेट और
ब्रोकरेज, दलाली की आदि की सूचना नहीं गिवन होगी, क्योंकि हम उसमें KR का हमारा क्या फॉर्मूला था कि जो KE होती है उसमें से हम 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट और 1 माइनस ब्रोकरेज माइनस करते हैं। तो यहाँ आपको ये दोनों ही सूचनाएं नहीं गिवन है, तो KR इक्वल टू क्या हो गया, KE। और तो ये KE हमने कैलकुलेट की थी 15%, KR भी यही हो गई। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये मैंने अभी बताया कि 12% दे रखी है, लेकिन ये बिफोर टैक्स है। ये तो आपको KD तो डायरेक्ट गिवन है, पर वो बिफोर टैक्स है, तो हम उसको किस में बदल देंगे, आफ्टर टैक्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। और आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं। और वेट, अब आपको जो किसको वेट देना है, हमें इक्विटी और रिजर्व्स को। अब यहाँ देखिए, आपके यहाँ इक्विटी और रिजर्व कितने थे, 1,50,000, तो 1,50,000, और अभी आपकी इनकी मार्केट रेट कितनी, यूज मार्केट वैल्यू वेट। तो अब ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड जनरल रिजर्व 60 इंटू 10,000, आपके शेयर्स कितने हैं, शेयर्स ऑफ ₹10, तो ये 10,000 शेयर हो गए। 1 लाख, आपको समझ में आ रहा है ना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 करा तो कितने शेयर्स हो गए, और 6 जो इनकी मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 60 है, तो वो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 6 लाख आ गए, तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगे। ये 2/3 1/3, मैंने जो अभी पहले भी बताया था, ये 2/3 1/3 प्रोपोर्शन है, यही 1,50,000 वाला। तो ये हमने वेट असाइन कर दिया। उसके बाद वही सेम फॉर्मूला है, या तो आप इनको वेट दीजिए, नहीं तो मार्केट वैल्यू को डायरेक्ट आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मार्केट वैल्यू है, इसको हम डायरेक्ट, इन्होंने वेट गिवन दिया है, वेट नहीं अगर हम असाइन करते हैं तो मार्केट वैल्यू को डायरेक्ट आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट से। वो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आप मार्केट वैल्यू करेंगे, जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में किया था। तो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज असाइनमेंट सेंड करूंगी। सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स कंप्लीट करना कंपलसरी है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उनका एज ए PDF बना के या आप फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर असाइनमेंट्स के सेंड करिए। मैं पहले भी ऑलरेडी आपको 2-3 असाइनमेंट्स इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड भी आपको असाइनमेंट सेंड कर चुकी हूँ। तो आप समझिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, और फिर सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए। आपको यदि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।